नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चौखंबा सुरभारती प्रकाशन की चौखंबा सुरभारती ग्रंथमाला में से चाणक्य नीति दर्पण है, महर्षि चाणक्य विरचित। पुस्तक के व्याख्याकार डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी हैं। यहाँ पुस्तक के पीछे कुछ पुस्तकों की जानकारी, अन्य पुस्तकों की जानकारी है और चौखंबा के विभिन्न प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी है। चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, चौखंबा विद्या भवन, चौखंबा पब्लिशिंग हाउस, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान। पुस्तक का मूल्य केवल 15 रुपये है। पृष्ठ इसमें कुल 64 है, चाणक्य नीति जिनके अंतर्गत आ रही है, और उसके बाद कुछ पृष्ठों में श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक का पूर्ववचन मैं आपको पढ़ के सुना दूं। संस्कृत साहित्य में ग्रंथों की रचना का उद्देश्य किसी विषय विशेष का उपदेश ही रहा है, जिनमें सूत्रात्मक ढंग से जीवन को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी विषयों का संग्रहात्मक वर्णन होता रहा है। कंठस्थ करने की दृष्टि से गद्य की अपेक्षा पद्य अधिक सुगम होता है और उसमें लयात्मकता का भी एक विशिष्ट महत्व होता है। इस प्रकार के काव्य संग्रहों में अनुष्टुप छंदों का अधिकांश प्रयोग देखा गया है। ऐसा ही एक संग्रह ग्रंथ चाणक्य नीति भी है। नीति उपदेश संग्रह ग्रंथों के क्षेत्र में पंचतंत्र, हितोपदेश, विदुर नीति आदि का भी कम महत्व नहीं है। इन तीनों ग्रंथों में पे आपको चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं ऑलरेडी। पंचतंत्र के रचयिता का नाम विष्णु शर्मा है। विद्वानों की मान्यता है कि यह चाणक्य का ही दूसरा नाम है। पंचतंत्र, हितोपदेश, विदुर नीति में इसके अनेक पद्य जो के त्यों उद्धृत है। मार्कंडेय पुराण तथा वराह पुराण के भी अनेक पद्य अविकल रूप से चाणक्य नीति में दृष्टिगोचर होते हैं। इस पर विद्वानों को अपने ढंग से विचार करना होगा कि किसके पद्य किसने कब और किस इच्छा से उद्धृत किए हैं। इसके पूर्व भी ऐसी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास जर्मन विद्वान डॉक्टर लुडविग स्टार्नबाख ने किया था, जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ के मूल पाठों का निर्णय करने के लिए इसके निम्नलिखित 6 भागों में विभाजित किया गया। पहली कथा, वृद्ध चाणक्य की 2 वाचनाएं, तीसरी चाणक्य नीति शास्त्र, चौथी चाणक्य सार संग्रह, 5वीं लघु चाणक्य और 6ठी चाणक्य राजनीति शास्त्रस्तु। यह सब शोध का विषय है। अंत में क्या निर्णय होगा, यह सब भविष्य के गर्भ में है। हमारा आदर तो इसके प्रति केवल इस दृष्टिकोण से है कि यह ग्रंथ माता पिता, गुरु तथा शुभचिंतकों की भांति सदैव सतपथ का प्रदर्शक है। मानव मात्र को सदुपदेश चाहिए, चाहे वह कहीं का भी हो। यथा अमित्राद अपि सद्वृतम और बालाद अपि सुभाषितम, यही स्थिति इस नीति शास्त्र की भी है। प्रस्तुत चाणक्य नीति शास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान को देने में पूर्णतया सक्षम है। इसको समझाने के लिए प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह चिरकाल से अपने गुण गौरव से विद्वानों के आस्य रंग में लास्य कर रही है। चौखंबा सुरभारती के संचालकों के आग्रह पर इसका सरलतम अनुवाद करके जिज्ञासियों के कर कमलों में इस नीति स्वरूप उपहार को अर्पित करते हुए अमित आनंद का अनुभव हो रहा है। अपने मुख अपनी करनी की आख्यान व्याख्यान अच्छा नहीं होता, क्योंकि सदोषम अपि निर्दोषम भवतग्रे विपश्चिताम, इस शुक्ति पर आस्था रखता हुआ मैं अपने वचनों का उपसंहार करता हूँ। विनीत ब्रह्मानंद त्रिपाठी वे पुस्तक के व्याख्याकार हैं। कुल 17 अध्याय हैं चाणक्य नीति दर्पण में, और अध्याय जो है वो लगातार हैं। एक अध्याय खत्म हो रहा है, दूसरा अध्याय शुरू हो जा रहा है उसी पृष्ठ पे। यहाँ संस्कृत का श्लोक है, उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है। बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर व्याख्याकार ने, जहाँ उन्हें लगा है कि इसकी आवश्यकता है, वहाँ एक वक्तव्य का छोटा सा एक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन के लिए ज़्यादा डिटेल चाहिए या कॉन्टेक्स्ट परिप्रेक्ष्य देने के लिए, और यहाँ भी वक्तव्य आप देख सकते हैं। इस प्रकार कुल 17 अध्याय यहाँ पहला ख़त्म हो रहा है, फिर द्वितीय अध्याय तुरंत ही शुरू हो जा रहा है। इनमें से कुछ श्लोक मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, मैंने पहले से चिन्हित कर रखे हैं। तावद भयेन भेतव्यम यावद भयमन आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्त वयम शंक्या। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। यदि भय का कारण सामने उपस्थित हो जाए तो निशंक होकर प्रहार करना ही चाहिए। ये हमने हितोपदेश में भी पढ़ा है। हितोपदेश में भी यही चीज़ लिखी हुई है, जैसा कि पूर्ववाक में भी लिखा हुआ है कि हितोपदेश, पंचतंत्र, विदुर नीति, चाणक्य नीति, इन सब में एक दूसरे से मिलती जुलती कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इस प्रकार और भी कुछ आपको, लोभी को धन से, घमंडी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसके अनुसार व्यवहार करके और उचित व्यवहार द्वारा पंडित को अपनाना चाहिए।
धन धान्य अन्न के प्रयोग में, विद्या पढ़ने में, भोजन करने में और लेन देन में जो पुरुष लज्जा नहीं करता वह सुखी रहता है। ये सप्तम अध्याय का दूसरा श्लोक है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेश ग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। धन्य ध्यान प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। जो लज्जा त्याग देता है इन सब चीज़ों में वह सुखी रहता है। उसी प्रकार सत्संगति से दुष्टों में भी सज्जनता आ जाती है, कि तो दुष्ट की संगति से सज्जनों में दुष्टता नहीं आती। फूल की गंध को मिट्टी धारण कर लेती है, परंतु फूल मिट्टी की महक को नहीं लेता। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। धीरे धीरे एक बूंद पानी के पड़ने से घड़ा भर जाता है। यही क्रम सभी प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन के संचय का भी है। तो ये कुछ श्लोक हैं जो अलग अलग अध्यायों में हैं। ये 12वें अध्याय का 21वां था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। और अब पूर्ववाक में जो हमने पढ़ा था कि अब जैसे यहाँ पंचतंत्र हितोपदेश, जैसे मैंने आपको वो भय वाली सुनाई कि यह हितोपदेश में था, वैसे यहाँ एक और है, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको बल कहाँ से मिलेगा। वन में मदमत्त सिंह को बुद्धि के प्रभाव से सियार ने मार डाला। यहाँ वक्तव्य में लिखा हुआ है, जम्बूकेन की जगह शशकेन का सुप्रसिद्ध पाठ है। इसकी कथा पंचतंत्र से लेकर प्रायः संस्कृत के सभी पाठ्य पुस्तकों में सुलभ है। तो यह जो श्लोक है जहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि वन में मदमत्त सिंह को सियार ने मार डाला, इसकी कथा जो है वो पंचतंत्र में पाई जा सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ दोनों में ओवरलैप दिख रहा है। उसी प्रकार एक दो और श्लोक हैं जहाँ पे ओवरलैप है। हाँ, यहाँ आने वाली आपत्ति को पहले उसके निराकरण की बुद्धि वाला और तत्काल सूझबूझ युक्त बुद्धि वाला, ये दोनों सुख से बढ़ते हैं। आने वाली आपत्ति के पहले उसके निराकरण की बुद्धि वाला और तत्काल सूझबूझ युक्त बुद्धि वाला, ये दोनों सुख से बढ़ते हैं। और जो होगा देखा जाएगा, ऐसे बुद्धि वाले पुरुष का विनाश हो जाता है। इस श्लोक पर आधारित कथा भी पंचतंत्र में सुलभ है। और जहाँ तक मुझे ठीक याद है, इस श्लोक पर आधारित कथा हितोपदेश में भी उपलब्ध है। और हितोपदेश और पंचतंत्र के ओवरलैप, तो आप अगर पंचतंत्र और हितोपदेश वाली वीडियोस देखें तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत कमज़ोर प्राणियों का समूह शत्रु को जीत लेता है। जैसे तृणों के समूह को आच्छादित घर से जल की धाराओं को धरने वाले मेघों का निवारण किया जाता है। वक्तव्य में लिखा है, यह श्लोक अन्यत्र इस रूप में देखा जाता है, बहु नाम प्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय तृण रावेष्टच्यते रज्जुयर्णे नागोअपि बध्यते। ये भी पंचतंत्र में है। और यहाँ पे गरुड़ पुराण से कुछ है लिया गया। धर्म संबंधी कथा के अवसर पर शमशान में रोगग्रस्त स्थिति पर जो बुद्धि मनुष्य की रहती है, वैसी बुद्धि यदि सर्वदा रहे तो कौन भव बंधन से मुक्त ना हो जाए। यह पद्म पुराण में जिस तरह से इसको कोट किया गया है वह है। और पुस्तक को पढ़ते समय एक और चीज़ मैंने नोटिस की जो आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ ये अध्याय है 5वां अध्याय का श्लोक संख्या 15। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्यस्य च। परदेश में विद्या मित्र है, घर में भार्या मित्र है, रोगी के लिए औषध मित्र है और मरे हुए प्राणी का मित्र धर्म है। तो यह है श्लोक संख्या 15 अध्याय 5वां। और अब अगर हम देखें श्लोक संख्या 17 अध्याय 12वां अध्याय। विद्या मित्रम प्रवासेषु च भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्यौषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृत्यस्य च। विद्या पर विदेश में मित्र है, घर में स्त्री मित्र है, रोगी के लिए औषध मित्र है और मरे हुए पुरुष का धर्म मित्र है। तो ये सेम श्लोक यहाँ दोनों अध्यायों में आ रहा है। अब इसका क्या कारण है या इसमें कोई क्लैरिफिकेशन तो यहाँ पर वक्तव्य वगैरह नहीं दिया गया है। तो
ये है चाणक्य नीति दर्पण के बारे में, मात्र 15 रुपये की पुस्तक है और इसी तरह की नीतिप्रद बातें इसमें लिखी गई हैं। चाणक्य नीति और आचार्य चाणक्य से संबंधित अभी हम 2 पुस्तकों का और के बारे में और चर्चा करेंगे, जो इसके बाद की 2 वीडियोज़ में आएंगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक है हिंद पॉकेट बुक्स की चाणक्य नीति, जो आधी में चाणक्य नीति है, बट उसकी प्रस्तुति जो है वो इससे काफ़ी भिन्न है चाणक्य नीति की उसमें, और उसमें इतिहास का भी काफ़ी बड़ा एक उसमें सेक्शन दिया गया है। और उसके बाद हम करेंगे कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थशास्त्र है और चाणक्य प्रणीत सूत्र भी हैं। तो आचार्य चाणक्य से को चाणक्य नीति तो उनको एट्रीब्यूट किया ही जाता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र किया ही जाता है। चाणक्य सूत्र को लेकर कुछ धारणाएं हैं कि शायद वो उनको नहीं करना चाहिए, वो उनकी रचित वो नहीं है, परंतु फिर भी उस पुस्तक में उसको दिया गया है, तो उस पुस्तक के ऊपर भी चर्चा होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।